तुम अब भी एक बेनाम आवाज ही रहोगे। मगर इशारे मफरूज़े गलत हैं। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि डैनी ने मेरे किसी इस्तफसार के जवाब में बरसबील तज़किरा अपरेटिस की तबाही के बारे में किया था। दुनिया का कोई मकार तरीन फर्द भी ऐसा फिलबदी और बेसाख्ता झूठ नहीं बोल सकता। जेफ मिलर के साथियों से बराह रास्त राब्ते का एक जरिया उसके हाथ आते आते तबाह हो गया था, जिस पर उसे कलक था, और डैनी ने इसका इजहार कर दिया था। तुम मेरे बास हो, मैं कह चुका हूं कि तुम्हारे किसी हुक्म से सरताबी नहीं करूंगा। तुम मुझे अपरेटिस की सहूलत से महरूम करने का फैसला कर चुके हो, तो ये तुम्हारा हक है। तुम्हारे इस हक के एहतराम में मैं अपना अपरेटिस ब्लैक हाक को दे दूंगा। ओवर। मैं तुम्हारे फैसले का मुंतजिर रहूंगा। ओवर एंड ऑल। रास अलमैडा ने गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। हम चारों चंद सानियों तक हैरत से खामोश बैठे एक दूसरे का मुंह तकते रहे। ऑपरेटर्स पर सुनी जाने वाली गुफ्तगू हर एतबार से बहुत अहम थी। हम सब का मुश्तरका नजरिया था कि पाकिस्तान बल्कि कराची में रास अलमैडा की मौजूदगी साबित हो जाने के बाद एलन और पीटर की हैसियत बेवुक्कत कठपुतलियों की से रह गई थी। जो कारनामे उन दोनों से मंसूब किए जा रहे थे, उनके पीछे रास अलमैडा का ज़हन काम कर रहा था। रास अलमैडा के लिए एलन और पीटर के मुकाबले में गैरी हार्ट और इंस्पेक्टर जेफ मिलर ज्यादा अहम होने चाहिए थे। लेकिन साबित ये हो रहा था कि एलन न सिर्फ रास अलमैडा के साथ रह रहा था, बल्कि उसकी असलियत से भी बाखबर था। यही सूरत-ए-हाल पीटर के साथ भी थी, लेकिन वो धमाके में मरने के बाद खेल से बाहर हो चुका था। जबकि CIA के असिस्टेंट डायरेक्टर गैरी हार्ट को यह तक मालूम नहीं था कि उसे आकाम देने वाला कौन था। मेरे लिए गैरी हार्ट की बेखबरी इस वजह से और भी ज्यादा ताज्जुब खेज थी कि एलन की कमीनगाह पर होने वाले टकराव में महज मेरे क़यासात के बिना पर रास अलमैडा को अपनी असलियत का एतराफ करना पड़ा था। यह दीगर बात थी कि मैं उसके असल नाम से वाकिफ होने और काफी देर तक उसके साथ रहने के बावजूद उसकी सूरत देखने में कामयाब नहीं हो सका था। मुझे अच्छी तरह याद था कि नादरा के मकान पर मैंने इसी अपरेटस पर रास अलमैडा और गैरी हार्ट की जो गुफ्तगू सुनी थी, उसमें रास अलमैडा ने वाज़ेह अल्फाज में गैरी हार्ट को मेरा और कार्डियो इलेक्ट्रॉनिक स्विच का हवाला दिया था। एलन के कमीनगाह पर मेरी कार्रवाई के ज़मन में वो अपना जिक्र करते करते खामोश हो गया था। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि गैरी हार्ट ने एलन से अपने चीफ के बारे में कुछ जानने की कोशिश क्यों नहीं की थी। एक इम्कान ये भी हो सकता था कि गैरी हार्ट ने बाला ही बाला चीफ के बारे में सब कुछ जान लेने के बावजूद अपनी जुबान बंद रखी हो। मगर सवाल ये पैदा होता था कि फिर गैरी हार्ट ने चीफ से बात करते हुए इंतहाई मायूसी के आलम में ये क्यों कहा कि अगर उसने उसके साथ बेरहमाना सलूक जारी रखा तो वो रास अलमैडा से रजू करेगा। वो पुरपेच तजाजात देर तक मुझे सताते रहे। जब हम चारों ने तबादला ख्याल शुरू किया तो मैंने सबसे पहले अपनी उलझन दूसरों के सामने पेश कर दी। गजाला ने खिलाफ मामूल बहुत गौर और तवज्जो से मेरी बात सुनी। उसकी फरमाइश पर मुझे वो मकालमे दोहराने पड़े जो रास अलमैडा ने पहली बार गैरी हार्ट से गुफ्तगू करते हुए मेरे और एरन के बारे में अदा किए थे। बात बिल्कुल साफ है, आप बिला वजह उलझ रहे हैं। मेरे खामोश होने पर गजाला ने इत्मीनान से कहा, क्या साफ है? मैं वही जानना चाहता हूँ। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। वीरा और सुल्तान शाह को मुस्तफसराना निगाहें बता रही थी कि मेरे सवाल के जवाब में उनके ज़हन बिल्कुल कोरे थे। एलन के ठिकाने की तबाही और पीटर की मौत के फौरन बाद ही गैरी हार्ट को इस्लामाबाद दौड़ाया गया। उसे दौड़ लगवाने वाला रास अलमैडा था, क्योंकि इस धमाके में वो खुद भी जख्मी हुआ था। गजाला ने सुकून से कहना शुरू किया, इन लोगों में इस वाक़े के सिर्फ 3 गवाह थे। पीटर दर्दनाक मौत का शिकार हो चुका था। एलन बुरी तरह जख्मी होने के बाद ऑक्सीजन के सहारे अपनी जिंदगी की आखिरी सांस गिन रहा था। गैरी हार्ट किससे पूछता कि इस वाक़े का तीसरा जख्मी कौन था। रास अलमैडा को एलन की मौत का पूरा यकीन है, इसीलिए उसने गैरी हार्ट को उसके बारे में बता दिया। वरना हकीकत यह है कि अपने आदमियों के लिए वो सिर्फ चीफ है जो सर से पैर तक स्याह लिबास और नकाब में मलबूस होकर इनके सामने आता है। किसी को इल्म नहीं है कि वो रास अलमैडा ही है। तुम ठीक कह रही हो, वीरा ने बेसाख्ता गजाला की तायद करते हुए कहा। क्या अजीब बात नहीं है कि रास अलमैडा के आदमी अपने चीफ की असलियत से बेखबर है, लेकिन हम उसके बदतरीन दुश्मन होते हुए भी उससे बाखूबी वाकिफ है। और मजे की बात यह है कि खुद रास अलमैडा इस अजीब व गरीब सूरत हाल से पूरी तरह बाखबर है। सुल्तान शाह बोला, बात कुछ दिल को लग रही है। मैंने तारीफी लहजा में गजाला से कहा। हकीकत यह है कि इसकी बारीक वजाहत ने मेरे ज़हन पर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया था। फिर अब गैरी हार्ट के लिए कौन जाएगा? सुल्तान शाह धूल धप्पे के लिए मुस्तरिब था। कोई नहीं। मेरे सख्त अल्फाज पर उसके चेहरे पर मायूसी फैल गई। क्यों? उसने रास अलमैडा से मुंह मारी की है तो हम उसे परवान चढ़ाएंगे। सती बातें मत किया करो। मैंने तलखी से कहा, अगर तुमने उन दोनों की गुफ्तगू गौर से सुनी है कि रास अलमैडा को आखिर तक जेफ मिलर का ऑपरेटस तबाह होने की कहानी पर यकीन नहीं आया। उसकी दानिश में गैरी हार्ट ने दूसरी मरतबा ऑपरेटस इस्तेमाल करके नाकाबिले माफी गलती की है, इसीलिए उसने गैरी हार्ट को ड्राइव इन सिनेमा जाने का हुक्म दिया है। वो समझ रहा है कि हम इनकी गुफ्तगू सुन रहे होंगे और गैरी हार्ट की गर्दन तोड़ने के लिए फौरन ही ड्राइव इन सिनेमा पहुंच जाएंगे। गैरी हार्ट को उसकी बेएहतियाती की इबरतनाक सजा मिल जाएगी। ये साबित हो जाएगा कि ऑपरेटस तबाह नहीं हुआ बल्कि हमारे कब्जे में है। इसी के साथ हम लोग इस पार्टी की नजरों में आ जाएंगे जो गैरी हार्ट के पीछे पीछे ड्राइव इन सिनेमा पहुंचेगी।
तुम ये सब इतने वसूख से कह रहे हो जैसे रास अल मैडा ने तुम्हारे मशवरे से ये मंसूबा बनाया हो। वीरन जलकर मेरी बात दरमियान ही से काट दी। खुदा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन अकल से पहचाना है। मैंने उसे घूरते हुए एक फरसूदा बात दोहराई। इसकी गुफ्तगू का हर लफ्ज इसी एक समझ की निशानदेही कर रहा था। गैरी हार्ट ने भी भांप लिया था कि उसका चीफ इसे कुर्बानी का बकरा बनाकर मुझे फांसना चाह रहा है। फिर तो सुल्तान शाह ठीक कह रहा था। रास अल मैडा उसे मरवाने के चक्कर में है, इसलिए तुम उसे ढील देना चाहते हो ताकि वो बाद में तुम्हें कोई गहरी जिक्र पहुंचा सके। वीरन तेजी से कहा, अगर रास अल मैडा इससे मुस्तनफर हो चुका है तो वो किसी भी कीमत पर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकेगा। अगर वो ड्राइव इन सिनेमा से जेफ मिलर की कार लेकर किसी मुजाहमत के बगैर वापस लौट गया तो रास अल मैडा की तवक्कात पूरी नहीं हो सकेंगी। मैं इस वक्त उसे मायूस करना चाहता हूँ। वो सोच भी नहीं सकेगा कि हमने दीदा उदा निस्ता गैरी हार्ट को छोड़ा है। उसने गैरी हार्ट को मुश्तिल करके हमें उकसाने की कोशिश की है ताकि हम समझ लें कि गैरी हार्ट अपने चीफ से बागी हो चुका है, और अगर हम उसे पकड़ लेंगे तो वो हमारे लिए बेहतरीन मोहरा साबित होगा। मैं ये संगीन गलती करने के मूड में नहीं हूँ। गैरी हार्ट की सही सलामत वापसी पर उसे यकीन आ जाएगा कि जेफ मिलर का ऑपरेटर्स तबाह हो चुका है और मैं इस पर होने वाली किसी बात से वाकिफ नहीं हो सकता। इस तरह हमारे मेदों को खासा अफाका होगा। वीरा ने जहरीला लहजा में टुकड़ा लगाया। मैंने उसे गुस्सीली नजरों से घूरा, लेकिन उसकी हालत के पेश नजर कोई सख्त जवाब देने के बजाय तहमुल से कहा वो बेफिक्र होकर ऑपरेटर्स इस्तेमाल करना शुरू कर देगा और हम उसकी हिकमत अमली से वाकिफ उतरेंगे। इस दौरान में हमें उस पर कारी वार करने का सुनहरा मौका मिल सकता है। ओह, तो तुम इस समत में सोच रहे हो। वीरा फौरन मुजाहमत से दस्त बरदार होगी। मैं कुछ और ही कर गुजरना चाहता हूँ। सुल्तान शाह पुरख्याल लहजा बोला। इरशाद, मैंने अदब एहतराम से अपने सर को खम देकर कहा। भाड़ में जाए सब कुछ। सुल्तान शाह तिलक कर बोला, तुम खुद ही सब कुछ सोचते और करते रहो। वीरा उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही हमदर्दाना लहजा बोल पड़ी। बेचारे पर गहरी हार्ट का असर हो गया। वो भी अपने चीफ से इसी तरह भड़का हुआ था। मुझे क्या जरूरत है किसी से भड़कने की? सुल्तान शाह फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। सोचने और फैसला करने का हक सिर्फ तुम दोनों को हासिल है। मुझे तो बस हुक्म का गुलाम बनाया हुआ है। तुम बिला वजह नाराज हो रहे हो। मैंने मौका की नजाकत भांप कर मसाहलत के राह इख्तियार करते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपनी तजवीज पेश करने से रोका तो नहीं था, तुम्हें बोलने की दावत ही दी थी। रहने दो अपनी वजाहतों को। वो बेजारी से बोला, मैं इतना भोला नहीं हूं कि तुम्हारे लहजे में छुपे हुए तंज को महसूस न कर सकूं। अब तुम भी वीरा की तरह हर वक्त मेरा मजाक उड़ाने पर तुले रहते हो। अगर मैंने कोई तंज किया था तो मैं अपनी गलती पर माफी चाहता हूँ। खुदा के लिए अब जल्दी से अपनी तजवीज बताओ ताकि हम किसी मुत्तफिका फैसले पर पहुंचने के बाद नादरा को देख सकें। ओह, इसे तो हम भूल ही गए। गजाला चौंक कर बोली। बंद कमरे में वक्त गुजारने के साथ साथ वो खौफ और बुखलाहट का भी शिकार होती जा रही होगी। वो नुक्ता सुल्तान शाह की समझ में आ गया और वो कदर तअक्कुफ के बाद बोला, रास अल मैडा की चाल हो या ना हो, एक बात तय है कि इस वक्त गैरी हार्ट उससे बुरी तरह बदजन हो चुका है। उसका फोन नंबर हमारे पास मौजूद है। हम बराह रास्त उससे बात करके उससे बता दें कि उसका चीफ रास अल मैडा ही है, तो वो हमारे साथ भरपूर ताउन पर आमादा हो सकता है। तुम इन सीक्रेट एजेंटों की फितरत से वाकिफ नहीं हो, वरना ये तजवीज पेश न करते। वीरा ने संजीदगी के साथ कहा, पुराने और घाघ एजेंट अपनी गर्दन कटवा लेते हैं लेकिन अपने मिशन से कभी गद्दारी नहीं करते। चीफ की अक्सलियत का इंकशाफ उसे हैरत और सदमे से जरूर दो चार कर देगा, लेकिन फिर भी वो हमें डबल क्रॉस करने की कोशिश करेगा। एक मफरूजा है, हमें उसे तोड़ने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। सुल्तान शाह ने इसरार किया। ये कोशिश नाकाम साबित हुई तो हम बहुत बड़े खिसारे में चले जाएंगे। इस बहस को वहीं समेटने के लिए मुझे दखल अंदाजी करनी पड़ी। उसका इख्तियार इतना ज्यादा नहीं है कि वो चीफ की असलियत से वाकिफ होने के बाद खुली बगावत पर उतरा है। हमारी तरफ से राब्ता होती वो समझ लेगा कि जेफ मिलर के ऑपरेटर्स के बारे में उसके चीफ का नजरिया दुरुस्त था। अपनी गलती का एहसास होने पर वो फितरी तौर पर उसका अजाला करने और रास अल मैडा की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा कि हमें अपने ताउन का यकीन दिलाकर किसी चुंगल में फांस ले। ये मत भूलो कि इस तरह वो दो मकासद हासिल कर सकता है, रास अल मैडा से बेहतरीन मुफाहमत और अपने करीबी दोस्त जेफ मिलर के कत्ल या अजियतों का इंतकाम। एक बार इन दोनों को ऑपरेटर्स के बारे में हकीकत का इल्म हो गया तो हम इनके अजाइम के बारे में कुछ भी नहीं जान सकेंगे। गैरी हार्ट को नजरअंदाज करके हम एतबार से फायदे में रहेंगे। ये मत बोलो कि अभी जेफ मिलर हमारे कब्जे में है। ब्लैक हाक का अहम नाम भी हमारे इल्म में आ चुका है। वीरा ने कहा, यह अमेरिकन कौंसल खाने के किसी अफसर का कोड मालूम होता है। शायद वही रास अल मैडा और उसके साथियों के दरमियान राब्ते और पैगाम रसानी का जिम्मेदार है, ताकि रास अल मैडा गैर जरूरी तौर पर अपने आदमियों के सामने ना सके। खाली नाम जानने से क्या फर्क पड़ता है? सुल्तान शाह बेपरवाही से बोला। कराची की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। इतनी आबादी में ब्लैक हाक का सुराग लगाने में तांतु पसीना आ जाएगा। ये तो ऐसा ही है जैसे समंदर में लाल दवा का एक कतरा टपकाने के बाद उसे दोबारा तलाश करने की कोशिश की जाए। वीरा ने कुछ छुपता हुआ जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने आंख मार कर उसे खामोश कर दिया और रसानियत से कहा, हमारा असल हदफ ब्लैक हाक नहीं रास अल मैडा है। वैसे ब्लैक हाक तक पहुंचना भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर तुम ये बात जहन में रखो कि ब्लैक हाक एक सफेद फार्म बल्कि अमेरिकन मर्द है, तो कराची की सारी मकामी आबादी बाहर हो जाती है। अमेरिकियों में से भी औरत और बच्चों को
खारिज कर दो तो बमुश्किल चंद 100 अफराद रह जाएंगे। इन पर काम करना पूरा शहर खंगालने से कहीं ज्यादा आसान है। तुम अपने दिल के अरमान पूरे कर लो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इतना बता दूं कि अमरीकियों का पीछा करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। हमारे लिए काम सिर्फ अव्वल खान कर सकता था और उसे तुम्हारी गिरफ्तारी पर मामूर कर दिया गया। मुझे तो अब यह खेल बहुत लंबा होता वो नजर आ रहा है। सुल्तान शाह के लहजे में बेजारी उठकर आई। अव्वल खान से दोस्ती होने से पहले भी डैनी शी के खिलाफ बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करता रहा। वीरा इस मरतबा बोले बगैर नहीं रह सकी। हो सकता है कि जेफ मिलर ही जरा तशद्दुद के बाद ब्लैक हॉक का पूरा शजरा उगलता चला जाए। तुम रास अलमेडा के बारे में जरूरत से ज्यादा मुबालगे का शिकार हो रहे हो। फैसला हो गया, मैंने गजाला का हाथ थाम कर अपनी जगह छोड़ते हुए कहा। फिलहाल गैरी हार्ट को भूलकर नताज का इंतजार किया जाएगा। अब हम दोनों नादरा के पास जा रहे हैं। इसका बंदोबस्त होने तक तुम दोनों अमन और सुकून से इसी कमरे में महसूर रहोगे, किसी भी किस्म के शोर शराबे और मार धाड़ के बगैर। तुम बेफिक्र होकर इस मुसीबत को टालने की कोशिश करो। सुल्तान शाह पीकी से मुस्कुराहट के साथ बोला। अभी तो वीरा खानम की बैटरी वैसे ही डाउन है, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं हंसता हुआ वीरा के कमरे से बाहर निकल गया। गजाला मेरे पीछे थी। दरवाजा बंद करके गजाला लपक कर मेरे बराबर में आ गई और थी में मुस्तफसराना लहजम बोली, क्या आपको पूरा यकीन है कि नादरा आसानी के साथ यहाँ से निकलने पर आमादा हो जाएगी? मेरी कोशिश तो यही होगी, मैंने रुक कर कहा। आगे अल्लाह मालिक है। तुम्हारे ज़हन में कोई मुतबादिल तजवीज़ हो तो वो भी बता दो, ताकि मैं एक ही मरतबा इस मसले को इसके अंजाम तक पहुंचा दूं। मेरे पास कोई मुतबादिल तजवीज़ नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि नादरा का यहाँ रुकना खतरनाक साबित हो सकता है। वीरा ने जब से उसकी एक झलक देखी है मुसलसल उसके खिलाफ सहर उगल रही है। मुझे डर है कि नादरा को यह रात इस छत के नीचे गुजारनी पड़ी तो वीरा उससे लड़ पड़ेगी। वीरा कोई अजनबी औरत से क्या पुरखाश है। उसने मेरा साथ देने का फैसला करके बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। सब कुछ मालूम हो जाने के बाद उसे इस ख्याल में नहीं रहना चाहिए कि उसने आपके लिए कोई कुर्बानी दी है। इन लोगों के अज़ाइम खुलकर सामने आ चुके हैं। वो नादरा को सुनहरी ख्वाब दिखाकर अपना खिलौना बनाना चाह रहे थे। उसे आपका एहसान मंद होना चाहिए कि आपने उसे जलील ख्वार होने से बचा लिया। मालूम होता है कि वीरा ने नादरा के बारे में तुम्हारी भी ब्रेन वॉशिंग की है। मैंने उसकी झील जैसी गहरी आंखों में झांकते हुए कहा, वो नादरा से क्यों इतनी भड़की हुई है? गजाला ने मेरे आखिरी सवाल को टालना चाहा, लेकिन मुझे दाल में काला नजर आ रहा था। मैं अड़ गया और गजाला को खिफत अमेज मुस्कुराहट के साथ एतराफ करना पड़ा। आप जानते हैं कि वीरा जिद्दी तबीयत की मालिक है। जिस बात के पीछे पड़ जाती है उसे नहीं भूलती। इसकी राय है कि नादरा जैसी औरत मशकूक किरदार की हामिल होती है और मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की हैरतनाक मकनातीसी सलाहियत रखती है। सच पूछे तो मुझे भी नादरा के खिलाफ उकसा रही है। वीरा को शुबा है कि अभी वो अपनी मजलूमाना अदाएं दिखाकर अपना महल जोल बढ़ा रही है और फिर जल्द ही आपके गले का हार बन जाएगी। ये शिकायतें तुम्हें तो हो सकती हैं। वीरा इस बारे में अपना सर क्यों खपा रही है? मैं नादरा और बशीर के मरासिम के बारे में अपने शकूक व शबाहत का इजहार के बगैर हैरत से पूछा। गजाला हंस पड़ी। ये सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं तो ये देख देख कर लुत्फानंदोज होती रहती हूँ कि कभी कभी वो मुझसे भी बढ़ चढ़ कर आप पर अपना हक जताती रहती है और आप उसे नजरअंदाज कर जाते हैं। ये आपका और वीरा का मामला है, मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? गजाला की हंसी में मासूमियत और चेहरे पर सादगी थी। उसने जो कुछ कहा नेक नीयती से कहा था, लेकिन मैं उसके वो फिक्रें सुनकर सन्नाटे में आकर इतनी तवील रफाकत में उसने पहली बार मेरे और वीरा के ताल्लुक के बारे में कोई ऐसी चुपती हुई बात कही थी जो मेरी कमजोरी की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने जज्बाती होकर मजबूती से गजाला के दोनों शाने थाम लिए और तेज सरगोशी में कहा, देखो गजाला, कि हम दोनों की मुख्तसर से कायनात के बहुत ज्यादा निजी मामलात हैं। तुम वीरा को अच्छी तरह जानती और समझती हो। तुम्हारी हौसला अफजाई की वजह से मैं उसकी बहुत सी बातें पी जाता हूँ। वीरा हो या नादरा, इनके बारे में असल अहमियत तुम्हारी राय की है। मैं वीरा को अपनी निजी जिंदगी में दखल अंदाज होने की इजाजत नहीं दे सकता। वो बेचारी आपकी निजी जिंदगी में कहाँ दखल अंदाज हो रही है? नादरा के बारे में उसने मुझसे बहुत खुलकर बातें की, लेकिन नादरा की तरफ से मेरा दिल भी साफ नहीं था। FM माइक्रोफोन पर मैंने अपने कानों से सुना था कि वो आपसे बेतकल्फी की ख्वाहिशमंद थी। उसको क्या जरूरत थी कि आपको आप जनाब के बजाय तुमसे मुखातिब करने की दावत है? हो सकता है कि मैं अब तक ये जरा सी बातें भूल चुकी होती, लेकिन वीरा ने अपने दिल की भड़ास निकालकर इन वसवसों को ज्यादा जहरनाक बना दी है। इसके बारे में मेरी और वीरा की सोच एक ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं दरगुजर की कायल हूँ, वो शिद्दत इजहार पर आमादा है। काश तुमने मुझे पहले ही ये सब कुछ बता दिया होता तो मैं नादरा के घर का रुख ही तक न करता। मैंने मजरू आवाज में कहा। वो मुंह पर हाथ रखकर धीमे से हंस पड़ी। अब आप बिला वजह संजीदा हो रहे हैं? अरे भाई, वीरा ने ये बातें आपके जाने के बाद की थी, मैं आपको कब बताती? वीरा तो यहाँ तक कह रही थी कि नादरा फ्लैट में रही तो वो किसी भी वक्त भीमगन से इसके दिमाग में एक काली सुरंग बना देगी। वीरा पर लानत भेजो, मैंने चिल्लाकर कहा। ये बताओ कि तुम क्या चाहती हो? वो अचानक मेरे सीने से लिपट गई और मुंह छुपा के मनमनाती हुई आवाज में बोली, जिस रास्ते पर शकूक व शुबहात के कांटे बिखरे हूँ उससे गुरेज ही बेहतर रहता है। आप नादरा और उसके गरीबुल वतन बेटे फर्क के लिए जो कुछ कर सकते हैं करते रहें, लेकिन उसे घर में ना रखें। आपको अंदाजा नहीं कि उसकी आंखें हर लम्हे आपका पीछा करती हैं और इनमें ऐसी चमक होती है कि दिल खोलने लगता है। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक ऐसी औरत नहीं देखी जो खूबसूरत होने के बावजूद डराती हो। वो यहाँ नहीं रहेगी। मैंने उसे अपने बाजू में भींच कर कहा, मुझे दुख इस बात का है कि तुम अपने दिल ही दिल में उन अंदेशों को परवान चढ़ाती रही और मुझे इनकी भनक तक न मिल सकी।
मुझे जरा सा भी इशारा मिल गया होता तो मैं इसे घर से बेघर न करता। न जाने दुनिया में हर रोज कितने जेफ मिलर और गैरी हार्ट हजारों नादराओं को अपने अलाकार बनाते हैं। इनमें एक और नादरा का इजाफा हो जाता तो क्या फर्क पड़ता। इसे इसके घर से निकालने की जिम्मेदारी मेरे सर आती है। अब मुझ ही को इसे किसी दूसरी छत का साया मुयस्सर करना पड़ेगा। मेरी तरफ से आप पर कोई चबर नहीं है। वो कसमसाकर मेरी मजबूत गिरफ्त से निकलते हुए बोली, इसे जब सहूलत हो वो यहाँ से चली जाए, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जब तक नादरा यहाँ मौजूद है हमें वीरा पर कड़ी नजर रखनी होगी, वरना हमें पता भी नहीं चल सकेगा कि उसने कब नादरा का काम तमाम कर दिया। वो हसद और रकाबत के निस्वानी जज्बों में गुंदी हुई ऐसी पुरतशवीश सूरत हाल थी कि मैं उलझ कर रह गया। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे मुझे पूरी रफ्तार से दौड़ते दौड़ते अचानक किसी ने कमंद फेंक कर जकड़ लिया हो और मेरे पैर जमीन से उखड़ गए हो। गजाला अपनी बात पूरी करके किचन की तरफ चल दी थी। मैं सर झटक कर टेलीफोन के इस जंक्शन बॉक्स की तरफ बढ़ गया जहां से मैंने अपनी ख्वाबगाह वाली लाइन के तार अलग किए हुए थे। मैं नादरा को अपनी ख्वाबगाह से बाहर लाए बगैर उसे फोन पर अपनी बहन से बात करने का मौका फराहम करना चाहता था, जिसके लिए तारों का दोबारा जोड़ना जरूरी था। मैं तारों को दुरुस्त करके लौटा तो गजाला अपनी ख्वाबगाह के दरवाजे के की होल से टेप हटाकर हजमी कुफल खोल रही थी। चंद लम्हों के लिए हम दोनों की नजरें चार हुई। इसकी बड़ी बड़ी सहर अंगेज आंखों में सदा की वही मासूमाना शौकी और शरारत रची हुई थी जिसने पहली मुलाकात ही में मुझे अपना असीर कर लिया था। इसके चेहरे और आंखों के तासुरात से यह जाहिर ही नहीं हो रहा था कि थोड़ी देर कबल हम किसी ही सास और संगीन मसले पर उलझे हुए थे। मुझे गौर से अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर गजाला चेंपे हुए अंदाज में बेसाख्ता मुस्कुराती। नादरा को होशियार करने के लिए की होल में चाबी के घूमने की खटकेदार आवाज ही काफी थी, लेकिन गजाला ने उसके बाद भी दस्तक देनी जरूरी समझी। शायद नादरा दरवाजे ही पर मौजूद थी। उसने दस्तक होते ही अंदर से हैंडल घुमाकर दरवाजा खोल दिया। मैं तुम्हारे लिए चाय और कुछ बिस्किट लेकर आती हूँ। गजाला नादरा की सूरत देखती पुरखलूस लहजे में कहा, इतनी देर तुम इनसे बातें करो, तुम्हें काफी देर तक कमरे में बंद रहना पड़ा है। अपनी बात मुकम्मल करके गजाला ने नादरा के जवाब का इंतजार नहीं किया और नहायत दिल रुबायाना अंदाज में लहराती हुई किचन की तरफ चलती। आपकी भी बहुत प्यारी है। नादरा के होंठों से सरसराती हुई रश्क आमेज आवाज उभरी। इसकी निगाहें अकब से गजाला का ताक्कुब कर रही थी। हर बार तुम गजाला की तारीफ जरूर करती हो, मैंने उसके करीब से गुजर कर अंदर दाखिल होते हुए कहा और नादरा के वजूद से फूटती हुई एक मानूस सी महकार नतनों में घुसते ही चौंक पड़ा। मैंने रुककर गौर से नादरा की तरफ देखा और कहा, यहाँ आने तक तुम्हारे जिस्म या कपड़ों से किसी परफ्यूम की खुशबू नहीं आ रही थी, लेकिन अब तुम सर से पैर तक पॉइजन की भीनी भीनी खुशबू में रची हुई हो। हाँ, वो दरवाजा बंद करके किसी नजामत के बगैर बोली। बंद कमरे की तन्हाई में मैं गजाला की ड्रेसिंग टेबल का जायजा ले रही थी। पॉइजन की शीशी पर नजर पड़ी तो ख्याल आया कि अगर वही आपका पसंदीदा परफ्यूम है तो मेरे वजूद से भी उसकी खुशबू फूटनी चाहिए। मैं अंदर जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में एयर कंडीशनर की मोहूम सी गूंज के साथ खुशगवार खून की और पॉइजन की खुशबू रची हुई थी। शायद नादरा ने काफी फराग दिली से गजाला की पसंदीदा शीशी पर हाथ साफ किया था। परफ्यूम की खुशबू बहुत जल्द उड़ जाती है। असल खुशबू वजूद की होती है जो हमेशा बरकरार रहती है और बाज़ औक़ात मसनूई खुशबू पर भी गालिब आ जाती है। मैंने तीखे लहजे में नादरा को एक नगुफ्ता बात समझानी चाहिए। कभी कभी आपकी बातें बहुत दिलचस्प और शायराना हो जाती हैं। वो मेरे सामने वाली कुर्सी संभाल कर मेरी तरफ झुकते हुए बोली, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि पॉइजन की खुशबू के मुकाबले में मेरे अपने बदन की खुशबू ज्यादा बेहतर और पायदार है। पॉइजन गजाला के वजूद से मिलकर एक अनोखी और मैसूर कुन खुशबू देता है। मैंने जरा बेरहमाना अंदाज में अपनी बात की वजाहत कर डाली। तुम गजाला नहीं हो, तुम्हारा वजूद मेरे लिए अजनबी है, लिहाजा मुझे सिर्फ पॉइजन की खुशबू ने चौंकाया था। खुशबुओं के रिश्ते बहुत अजीब होते हैं। मसनूई खुशबू मसनूई सहारों की तरह बहुत जल्द साथ छोड़ देती है। जैसे आज नागुज़ीर हालात के तहत बशीर तुम्हें छोड़कर गांव चला गया। कुदरती और फितरती खुशबू सदाबहार होती है, जिंदगी भर के बंधन की तरह। जैसे गनी तुमसे बहुत दूर होने के बावजूद आज भी तुम्हारा शौहर है। गनी के सजायाब होने के बाद आज मैंने अपनी जिंदगी के कुछ बेहतरीन लम्हे गुजारे हैं। वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर मखमूर लहजे में बोली, आपकी जात बहुत भरपूर है। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे आप मेरी तरफ आने वाली हर मुसीबत को अपनी ठोकरों से दूर उछाल देंगे। तहफ्फुज़ और आफियत का यह एहसास बहुत कम मर्दों के साथ मिलता है। बशीर मेरा बहुत वफादार मुलाजिम था, मेरे पसीने पर अपना खून बहाने के लिए तैयार रहता था, लेकिन उसके साथ रहकर मैं हर लम्हे अपनी सलामती के बारे में फिक्रमंद रहती थी। जब भी आपके साथ बैठने का मौका मिला मुझे याद तक नहीं रहता कि मेरी जात को कोई खतरा भी लाक हो सकता है। मैं चंद रोज आपके साथ रही तो मेरी काया ही पलट जाएगी। मेरी और गजाला की मुश्तरका ख्वाबगाह में तन्हाई के कुछ लम्हात गुजारने के नतीजे में उसके ज़हन में कोई गिरा सी पड़ गई थी और वो मेरी बातों में पोशीदा रमूज तक पहुंचने के बजाय सिर्फ वही कुछ समझ रही थी जो वो समझना चाहती थी। ख्वाबगाह की फिजा में बिखरी हुई पॉइजन की खुशबू के साथ नादरा की वो ज़हनी कैफियत मेरे लिए खतरनाक थी। गजाला किसी भी लम्हे चाय के साथ वहां आकर अपने वसवसों को अमली रूप धारते देख सकती थी। मेरी मजबूरी यह थी कि मैं नादरा से बेजार होने के बावजूद उसे नाराज नहीं कर सकता था। मैंने इस्तरारी तौर पर एक सिगरेट सुलगाने के बाद कहा, मर्दों के बारे में तुम्हारा तजुर्बा काबिल रश्क है। हमारे मुआशरे में बहुत कम औरतों को इतने ज्यादा मर्दों के तजर्बे का मौका मिलता है कि वो तुम्हारी तरह कोई राय कायम कर सके। मैं एक कामसा आदमी हूँ,
बेजरर और अपनी दुनिया में मगन रहने वाला। मेरी इतनी तारीफें ना करो कि मेरे कदम बहक जाए। तुम 2 बरस से गनी से जुदाई की आग में धीमे धीमे सुलग रही हो। किसी बहके हुए शख्स की एक हल्की सी फूंक इन चिंगारियों को भड़का सकती है। मैं अभी से इस ख्याली आग की तपश अपने दामन पर महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए बेहतरीन और महफूज ठिकाना तुम्हारी बहन का घर है। तुम जितनी जल्दी वहां चली जाओ तुम्हारे हक में इतना ही बेहतर रहेगा।